तो बच्चों कल के लेक्चर में हमने अभाज्य संख्याओं तक डिस्कस कर लिया था कि कौन सी संख्याएं क्या होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी हमने, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 और भी अनंत तक जाएंगे। और पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी जिनमें जीरो भी शामिल हो गया था जीरो भी शामिल। और हमने ये भी देखा था, ये भी पढ़ा था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आ जाता है और प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है। और हमने पढ़ी थी सम संख्याएं, विषम संख्याएं और भाज्य अभाज्य संख्याएं, इतनी संख्या हमने पढ़ ली थी। तो सम और विषम संख्याओं में हमें कुछ छूट गया था, उसको और बताना है। जैसे सम और विषम संख्याओं को x के पदों में कैसे माना जाता है। जैसे किसी सवाल में आ गया क्रमागत 3 सम संख्याओं का योगफल इतना है, तो वो संख्याएं बताओ, या क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योगफल इतना इतना है तो उनका योगफल बताओ, तो वो कैसे बताएंगे। तो हम उनको लिखेंगे x के पदों में। कैसे लिखते हैं, जैसे सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं, सम संख्या हमने पढ़ी थी 2 है, 4 6 8 ऐसे क्रम से आती हैं। तो x के पदों में कैसे लिखेंगे इनको, x के पदों में। तो जैसे प्राकृतिक संख्याओं में हमने पहली संख्या को x माना था, ऐसे इसमें भी पहली संख्या को हम x ही मान लेंगे। जैसे इसको x मान लिया 2 को। अब इस 2 में और कितना जोड़ा जाए, मतलब x में कितना और जोड़ा जाए कि ये 4 बन जाए, तो हम इसमें 2 और ऐड कर देंगे। x का मान तो 2 है, मतलब ये 2 है x का मान, 2 और 2 4 हो गया। ऐसे ही 2 में और कितना ऐड किया जाए कि ये 6 बन जाए, मतलब 4 इसमें हम ऐड कर देंगे। x का मान 2 + 4 6 हो गया। ऐसे ही 8 के लिए कितना लिखेंगे हम, इस 8 के लिए लिखेंगे x + 6। ऐसे आगे भी हम निकाल सकते हैं, x + 8, 2 का अंतर लेके। तो ये हमारी अनंत तक x के पदों में हम इस प्रकार से सम संख्याएं मान सकते हैं। जब हमारे प्रश्न में पूछेंगे कि क्रमागत 3 सम संख्याओं का योगफल इतना है, या जो भी पूछेंगे ऐसे मान सकते हैं। ऐसे विषम संख्या में भी होता है, विषम संख्याओं को भी हम x के पदों में मानेंगे, क्योंकि इनके भी क्वेश्चन आते हैं। इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इसका, 2 नंबर में जरूर आ जाता है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। पहले संख्याएं कैसे मानते हैं। तो विषम संख्या जैसे 1 है, 3 5 7 9 11 और भी संख्याएं हैं अनंत तक, इनको कैसे मानेंगे x के पदों में, x के पदों में। तो इनको जैसे x को हम 1 मान लेंगे, 1 हो गया। अब 3 लाने के लिए इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, x का मान तो 1 है, इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 2, तो 1 + 2 हो गया 3। ऐसे x में हमें 4 ऐड कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा। x का मान 1 + 4 हो गया 5। ऐसे और भी आगे लिख लेंगे, x + 6 करेंगे तो ये 7 के लिए हो जाएगा। 1 + 6 कितना हो गया, 7। तो हमने क्या देखा कि देखो सम संख्याओं को x के पदों में मानेंगे तब भी x + 2 x + 4 x + 6 होता है, और विषम संख्याओं को भी x के पदों में मानेंगे तो ये भी आता है हमारा x + 2 x + 4 x + 6 ऐसे ही आगे तक। तो सम संख्याओं को x के पदों में मानो या विषम संख्या को x के पदों में मानो, दोनों ही सेम होती हैं। इनसे हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हमारी जो कल चल रहे थे, कल वाले लेक्चर में अभाज्य संख्याओं पे पहुंच गए थे। उसके बाद हमारी संख्याएं आती हैं 7 नंबर पे। संख्याएं आएंगी हमारी परमेय और अपरमेय। तो पहले परमेय संख्याएं जानते हैं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं, तो परमेय संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, उनको हम परमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे 5/7 हो गया, 8/9 हो गया, ऐसी संख्याएं बटे में होंगी, उनको हम परमेय संख्याएं बोल देंगे। लेकिन उनका जो हर है, हर को कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया और 0 का भाग हम उसमें देंगे ऊपर वाली संख्या में, अंश में, तो वो अनंत हो जाएगा। इसलिए हर कभी भी परमेय संख्या का 0 नहीं होता है। तो हम लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हमने बताया है कि जहां उनका जो हर है, q है, वो 0 नहीं होना चाहिए।
मतलब बटे में 0 अगर आ गया तो वो अनंत बन जाएगी संख्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। और संख्याएं क्या होंगी, बटे में लिख लो, जैसे 4/5 हो गया, 9/11 हो गया, 7/15 हो गया, और भी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसमें एक विशेष मान होता है पाई का, जो पाई होता है उसका मान होता है 22/7। ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने, शंकु वाले सवाल हैं, वृत्त वाले सवाल हैं, गोला वाले, उसमें आता है। तो पाई का जो मान होता है 22/7 वो तो होता है परिमेय, 22/7 परिमेय होता है। लेकिन जो पाई है जिसका मान है ये 22/7, पाई होता है अपरिमेय। ये होता है इसमें कि पाई अपरिमेय है और 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है। और इसके बाद आएंगी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको P/Q के रूप में लिख सकते थे तो ये परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं P/Q के रूप में नहीं आएंगी, ऐसे आएंगी, अंडा रूट में संख्याएं होंगी, √3 हो गया, √5 हो गया, √3/2 हो गया, √9, √3/7 हो गया। ये सब अपरिमेय संख्या में आती हैं। और जैसा हमने बोला था कि पाई है वो भी अपरिमेय संख्या में आता है, पाई भी अपरिमेय संख्या में हो गया। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या को जोड़ दो परिमेय संख्याओं को तो वो अपरिमेय ही हो जाती है। तो √3 + 1 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। इसमें से कोई संख्या घटा भी दो तब भी वो अपरिमेय संख्या ही होगी। इसमें भाग भी दे दिया तब भी अपरिमेय होगी, या अपरिमेय संख्या से किसी में भाग दे दो तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। अब जैसे √4 है तो ये अपरिमेय होगा कि परिमेय? इसमें बच्चे क्या करते हैं, गलत कर लेते हैं इसमें, क्योंकि उन्हें अंडा रूट देखा और झट से उस पर टिक कर देंगे, ऑप्शन वाला आएगा तो इस पर टिक कर देंगे कि √4 अपरिमेय है। लेकिन ये अपरिमेय नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल हमें पता है। अंडा रूट का मतलब ही होता है किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, तो इसका वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है, 2। मतलब ये अपरिमेय संख्या में नहीं आएगा, ये परिमेय संख्या में आएगा। √16 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो इसको भी हम अपरिमेय नहीं बोल सकते हैं, परिमेय ही बोलेंगे। तो ऐसी संख्याएं अंडा रूट में लिखी हों जिनका वर्गमूल हमें ज्ञात हो, पता हो, तो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं वही संख्याएं आएंगी जिनका वर्गमूल हमें पता नहीं होगा और अंडा रूट में होंगे, तो ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब आगे देखेंगे, इनको बच्चों नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना, पूरी मैथ बताएंगे बालाजी की, एक एक चीज बताएंगे, एक एक चैप्टर लगवाएंगे। अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे। बस पढ़ते रहो, जितने भी हम बताएं, जो भी बताएं उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, गारंटी से अच्छे नंबर आएंगे। 70 में से 65+ करके आओगे आप लोग अगर ऐसे ही नोट्स बनाते जाना। बस जो भी मैं बताऊं सबके नोट्स बनाना, और देखते हैं आगे क्या होते हैं। तो आगे देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक तो पूर्णांक होते हैं, जैसे संख्या रेखा सबने पढ़ी होगी, ये होती है संख्या रेखा। इधर 0 होता है कहीं, इधर प्लस वाले मान चलते हैं, अनंत तक जाते हैं ऐसे ही, इधर माइनस वाले मान चलते हैं, ये भी अनंत तक होते हैं ऋण में। तो जो पूर्णांक होते हैं ये सभी मान होते हैं, जितने मान हम इस संख्या रेखा पर प्लस और माइनस वाले बना सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सभी पूर्णांक में आते हैं। जैसे 1 हो गया, -1, +2, -2, ये 0 भी पूर्णांक में आएगा। अब इसके दो पार्ट होते हैं पूर्णांक के, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक
और एक होता है इसका ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि धनात्मक पूर्णांक मतलब धन वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋण वाली संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। तो धन वाली संख्याएं कौन सी हैं? जैसे ये 1 से स्टार्ट होंगी प्लस वाली, तो +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, ऐसे डॉट 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 अनंत तक प्लस वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होंगी। और ऋणात्मक में आ जाएगा -1 हो गया, -2, -3, -4, -5, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं ये वाले। इस तरफ वाले ये होगा पूरे ऋणात्मक पूर्णांक और इस तरफ वाले ये होगा पूरे धनात्मक पूर्णांक। अब बचा है 0, तो 0 बच्चों ना तो धनात्मक पूर्णांक में आता है और ना ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। 0 को ना हम धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं ना ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। धनात्मक में केवल +1 से अनंत तक आएंगी और ऋणात्मक में -1 से अनंत तक संख्याएं आएंगी, तो ये होते हैं हमारे पूर्णांक। अब इसके बाद पूर्णांक तक पहुंच गए और संख्याएं होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं में हमारी जो अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती हैं वो सब आ जाती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय भी आ जाएंगी और अपरिमेय भी आ जाएंगी, उन सबको मिलाकर हम बोलेंगे कि वो कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं में ये संख्याएं आती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय सब लोग जानते हो कौन सी संख्या होती हैं, अपरिमेय भी अभी पढ़ा है हमने कौन सी होती हैं। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये दोनों ही आती हैं। अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन जरूर आता है, विकल्प में आ जाता है, ऑप्शन में आता है, पूछ लेते हैं कई बार। सहअभाज्य युग्म से पूछ लेते हैं। सहअभाज्य युग्म, उनने 4 ऑप्शन दे दिए और उनमें से पूछ लिया कि इनमें से सहअभाज्य युग्म कौन सा है। तो सहअभाज्य युग्म हम ऐसे पहचानेंगे, देखो जैसे ये लिखा है, ये हो गया, ये भी लिख दिया हमने, ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, और भी लिखते हैं, ये लिख दिया और ये लिख दिया, और भी लिख लो। ये हो गए, इतने लिख दिए। अब इनमें से हमें देख के बताना है कि इनमें से कौन सा सहअभाज्य युग्म है और कौन सा सहअभाज्य युग्म नहीं है। अब सहअभाज्य युग्म बोला है, इसका मतलब एक सिंगल संख्या तो आएगी नहीं, युग्म में संख्याएं आएंगी इस तरीके से। तो सहअभाज्य युग्म में हम केवल ये देखते हैं कि ये जो 2 संख्याएं हैं वो किसी एक पहाड़ी से तो नहीं कट रही हैं। अगर कट रही हैं तो वो सहअभाज्य युग्म में नहीं आएगा, और अगर एक पहाड़ी से नहीं कट रही हैं तो वो सहअभाज्य युग्म में आएगा। ठीक है, जैसे 4 और 9 हो गया, तो 4 2 से कटता है, 4 से कटता है, 9 3 से कटता है, तो ये किसी एक पहाड़ी से तो कटते नहीं है दोनों, मतलब ये सहअभाज्य युग्म में आ जाएगा। अब ये नहीं देखना है कि ये 4 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, उससे मतलब नहीं है, बस ये दोनों संख्याएं आपस में किसी एक पहाड़ी से नहीं कट रही हों। जैसे 5 और 11 है, ये भी आ जाएगा सहअभाज्य युग्म में, क्योंकि ये 11 11 से कटेगा, 5 5 से एक पहाड़ी से नहीं कटेंगे। 6 और 7 है, ये भी हो जाएगा, क्योंकि एक पहाड़ा कोई ऐसा है नहीं जिससे 6 भी कट जाए और 7 भी कट जाए। 6 अलग पहाड़ी से कटेगा और 7 अलग पहाड़ी से कटेगा। अब ये है 18 और 14, हमने इधर देखा कि ये 2 से कट जाएगा 18 9 बार, ये 14 भी कट जाएगा 2 से 7 बार, मतलब ये सहअभाज्य युग्म में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़ी से विभाजित हो रही हैं, इसलिए ये सहअभाज्य युग्म में नहीं आएगा। ये आ जाएगा 6 और 5, 6 2 से भी कटता है 3 से, लेकिन 2 और 3 से 5 थोड़ी कटता है, 5 अलग पहाड़ी से कटेगा, अलग संख्या से कटेगा, और 6 अलग संख्या से कटेगा, मतलब ये 6, 5 सहअभाज्य युग्म में आएगा। ऐसे ही ये 15 और 11 है, 15 अलग पहाड़ी से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, लेकिन 11 नहीं कटेगा, उससे 11 11 ही से कटेगा, तो ये भी सहअभाज्य युग्म में आ जाएगा। और
ये जो 3 और 10 है ये भी सहअभाज्य युग्म होगा, क्योंकि 3 3 से ही कटेगा और 10 किसी अलग पहाड़ी से कटेगा, 5 से और 2 से। तो इसमें केवल ये संख्या जो है ये नहीं होगी सहअभाज्य संख्याओं में, बकाया सब संख्याएं ये सहअभाज्य युग्म वाली संख्याएं लिखी हुई हैं जो किसी एक पहाड़ी से विभाजित नहीं होती हैं। तो ये हमारी पूरी संख्याएं होती हैं खत्म, जो हमारी पूछी जाती हैं। इनसे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा संख्याओं में। ये आज के लिए बस इतना ही। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कक्षा 10 में हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसलिए क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं, नए लेक्चर की वीडियो डालूं, तो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही।